हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 को टारगेट करते हुए हमारी सीटेट क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हिंदी की ये क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर 35 क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो पीछे आपकी सीटेट में पूछे जाते रहे हैं एंड इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। पेडागोजी क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन हमारे होंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है मातृभाषा पर आधारित, यानी कि आपकी जो मदर टंग है उस पर बेस्ड बहुभाषिकता क्या है। पहले तो ये समझिए कि बहुभाषिकता क्या है। डिफरेंट बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जो दो या फिर दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है, उसे बहुभाषी कहते हैं। तो यहाँ पे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ होगा शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा, अपनी स्कूल की एजुकेशन अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं और आगे चल करके फिर वो कम से कम दो भाषाएं और पढ़ते हैं। यही मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहलाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो ए है वो राइट हो जाएगा। एंड हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इस गतिविधि को क्या कहते हैं। गतिविधि क्या है समझिए। विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांट करके, यानी कि 4 विद्यार्थी इधर बैठा दिए इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 ये हो गया, एंड 4 स्टूडेंट इस ग्रुप में बैठा दिए, ग्रुप नंबर 2 ये हो गया। ओके, 4-4 के समूह में बांट दिया। प्रत्येक को, दोनों ग्रुप को, प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। आपके परिवार की जो भी स्थिति है ना, किसका कैसा परिवार है, उसमें कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, घर का मुखिया कौन है ना, बाजार से सामान कौन लाता है, ऊपर का काम कौन देखता है ना। तो इस तरीके से सबका अपना अलग अलग जो है कि काम बटे होते हैं। तो उसके हिसाब से पारिवारिक स्थिति का कोई एक कैरेक्टर दे दिया जाता है। भाषा के शब्द या वाक्यांश उसको दे दिए जाते हैं, है ना। वे अपने समूह में उस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक जो है वो प्रत्येक समूह से, दोनों समूह से, मान लीजिए 2 समूह है, दोनों समूह से विद्यार्थियों को बुलाता है और पूरी कक्षा के सामने एक समूह में वार्तालाप करने को कहता है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे होगी वो क्या कहेगी, ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, जो गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी, इसको क्या कहेंगे। ये एक नाटक चल रहा है, ये एक गतिविधि है, या फिर ये रोल प्ले होगा, या भाषा सृजन गतिविधि होगी। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कैरेक्टर दिया गया है। परिवार में कौन किसका रोल प्ले करता है उसका कैरेक्टर दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो मुखिया होगा, या कह सकते हैं जो भी उसको रोल दिया गया है ग्रुप में, तो वो अपने घर का रोल प्ले कर रहा है। अपनी पारिवारिक स्थिति का जो भी चरित्र उसको दिया गया है वो उसका रोल प्ले कर रहा है। ये रोल प्ले कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निवेश समृद्ध परिवेश है। निवेश समृद्ध परिवेश किसे कहते हैं। शिक्षार्थियों के द्वारा देखी और सुनी और फिर उसको प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना, क्या इसे निवेश समृद्ध परिवेश कहते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो पहले जिसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, क्या यही निवेश समृद्ध परिवेश है। या फिर शिक्षार्थियों को दिए जाने वाला प्रशिक्षण में निवेश करना, भाषा शिक्षक द्वारा, जो लैंग्वेज टीचर है उसके द्वारा क्लास में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना, या फिर पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री। निवेश समृद्ध परिवेश उसको कहते हैं, यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा देखी सुनी और फिर उसको प्रयोग में लाई गई जो भाषा है उसका इस्तेमाल करना ही निवेश समृद्ध परिवेश कहलाता है। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए, यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए, भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए क्लासरूम में क्या आवश्यक है। भाषा निवेश और पारस्परिक संवाद जरूरी है, या व्याकरण जरूरी है, शब्दावली जरूरी है, या फिर वृत्तांत एवं कविताएं जरूरी हैं। डियर फ्रेंड,
यहाँ पे शिक्षार्थी जो है वो अलग अलग उद्देश्यों को अपना रहे हैं, अलग अलग उद्देश्य हैं उनके, वो उसके लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करते हैं, तो इसे भाषा निवेश और पारस्परिक संवाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक टीचर है, ओके, स्टूडेंट्स को 4 समूहों में बांटती है। मान लीजिए समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, समूह नंबर 4, 4 समूह में बांट दिया और उन्हें एक कहानी पढ़ने और उसका सार लिखने के लिए कहती है। अभी जो चारों समूह हैं इनसे कहती है कि एक इनको कोई कहानी दे दी। मान लीजिए इनको कछुआ और खरगोश की कहानी दे दी कि बेटा ये कहानी पढ़ो, फिर इसके बाद में इसका सार लिखो। सार नहीं, हम लोग सारांश लिखते थे, हम लोग उसका है ना सारांश, पूरी कहानी पढ़ ली फिर उसका सारांश जिसको समरी कहते हैं, उसका सार लिखने के लिए बच्चों से कहती हैं। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। भाई बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं फिर उनका सार लिख रहे हैं। अब जो टीचर है जिस ग्रुप को या जिस बच्चे को जिस प्रकार की सहायता चाहिए टीचर उनकी हेल्प कर रही है, ओके। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है कि आप अपना अपना कार्य मुझे दिखाइए। इसे क्या कह सकते हैं? तो सीधी सी बात है, आंसर तो हमारा यहीं पे क्लियर हो गया, उनकी मदद कर रही है। इसको हम कहेंगे सहायता करना। क्या कहेंगे भाई? जैसी और जब आवश्यकता बच्चे को होती है तो वो उनकी मदद कर रही है, यानी कि इसको हम कहेंगे सहायता करना। सीधा सा इसे क्या कह सकते हैं? सहायता करना। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पठन में वर्ण संकेत है। वर्ण संकेत होता क्या है? पहले तो वर्ण संकेत समझिए। देखिए, वर्ण संकेत वर्ण विशेष के अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वर्ण हो गया उसके विशेष अर्थ को प्रदर्शित करने का काम वर्ण संकेत है, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा उसके पूरे अर्थ का ज्ञान होता है। और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं वर्ण संकेत कहलाते हैं। वर्ण संकेत क्या है? वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं वर्ण संकेत कहलाते हैं। क्वेश्चन कहता है यह 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है। हम यहाँ पे ये जो है ये पढ़ेंगे, इससे पता लगेगा कि ये 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इस बातचीत का उद्देश्य ढूंढेंगे कि आखिर ये 2 लोग किस उद्देश्य को लेकर के बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है हेलो आप कैसे हैं, आप वापिस आ गए, खुशी हुई। दूसरा कहता है हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, आप अपने बारे में बताइए। फिर जो पहला व्यक्ति वो कहता है मैं अच्छा हूं, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा कहता है पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूं। तो यहाँ पे दोनों लोग मिलकर के किस तरह की बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत वार्तालाप कहलाएगी ये। सूचनात्मक उद्देश्य, यहाँ पे सूचनात्मक उद्देश्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। कार्य को संपादन करने का भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत वार्तालाप और पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य 2 ऑप्शन है, इसमें से एक सही होगा। यहाँ पे ये व्यक्तिगत वार्तालाप में भी नहीं जाएगा, सीधी सी बात आपका कहलाएगा ये पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य है। क्या कहलाएगा? पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य है। पारस्परिक क्रिया क्या है? पारस्परिक क्रिया यानी कि पारस्परिक क्रिया कहिए या फिर बातचीत कहिए, मनुष्य के द्वारा समाज और परस्पर संपर्क कायम करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है। उससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और वही यहाँ पे कर रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य कहलाएगा। ऑप्शन डी जो इसमें है आपका वो राइट है। भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है भाषा अधिगम के लिए? देखिए यहाँ पे आपकी 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका भाषा अधिगम, ठीक है, दोनों चीजें विधिवत तरीके से समझ लीजिए। एक आता है भाषा अधिगम और एक होता है आपका भाषा अर्जन। दोनों में अंतर समझिए। देखिए भाषा अधिगम वो होता है जिसके लिए हम कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। आपको उसके लिए कुछ प्रॉपर बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए भाषा अर्जन क्या है? जो भाषा हम अपने परिवार से सीख लेते हैं, अपने घर से, परिवार से, समाज से, पास पड़ोस से जो भाषा सीखते हैं वो भाषा अर्जन कहलाता है।
ठीक है, इसके लिए हमें कोई विशेष जो है एफर्ट की जरूरत नहीं होती, कुछ विशेष कॉपी किताब नहीं खरीदनी पड़ती, कोई विशेष व्यक्ति नहीं चाहिए हमको सिखाने वाला, हम अपने आप ही सीख जाते हैं। भाषा अधिगम में आपको विशेष एफर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी दूसरी लैंग्वेज आप अंग्रेजी अधिगम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम सब हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदी तो हम स्वतः अपने आप ही सीख जाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमें पर्टिकुलर टीचर की भी जरूरत पड़ती है, हम कॉपी किताब भी उसकी खरीदते हैं, हम ग्रामर की बुक्स भी लेकर के आते हैं, इस इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स भी लेकर के आते हैं, क्योंकि वो हम अधिगम कर रहे हैं, है ना। अर्जन हमारी हिंदी है जो हम स्वतः सीख गए, लेकिन अंग्रेजी हम लर्निंग कर रहे हैं, हम अधिगम कर रहे हैं। दूसरी भाषा मान लीजिए आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो ये आप अधिगम करेंगे, ठीक है। लेकिन अर्जन जो हम स्वतः सीख जाते हैं, यहाँ पे भाषा अधिगम के लिए क्या होगा, जो शिक्षार्थी होगा वो वर्ड्स को भी सीखेगा, प्रोनाउंसिएशन भी उनका ठीक तरीके से सीखेगा, वो व्याकरण भी सीखेगा, इसकी समझ प्राप्त करते हैं। इसे ही रूप उन्मुखी भाषा निवेश कहा गया है। ओके, भाषा अधिगम में आप वर्ड्स को भी याद रखेंगे, आप उनका प्रोनाउंसिएशन किसका कैसे किया जाता है, किसको कैसे बोला जाता है, उसका ग्रामर भी क्या है उसको सीखेंगे आप। ये सारा हमारा भाषा रूप उन्मुखी भाषा निवेश कहलाता है। तो आपने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर समझ लिया। अर्जन जो हम स्वतः सीख जाते हैं, अधिगम वो होता है जिसके लिए हम कुछ विशेष प्रक्रिया करते हैं, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है, जो कि एनईपी 2020 से रिलेटेड है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी शिक्षा के 10 नए ढांचे की अनुशंसा करती है। 10 नए ढांचे की अनुशंसा करती है, किसकी अनुशंसा करती है? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये आपकी 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, 2 वर्ष माध्यमिक और 2 वर्ष उच्च माध्यमिक की अनुशंसा करती है, या 2 वर्ष पूर्व माध्यमिक, 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक या फिर 4 वर्ष माध्यमिक की अनुशंसा करती है? नहीं, सीधा सा आपका आंसर इसमें यह रहेगा कि जो हमारी एनईपी 2020 है, ये हमारी 5+3+3+4 के नए ढांचे की अनुशंसा करती है। इसमें आपकी 5 वर्ष बुनियादी शिक्षा रहेगी, 3 वर्ष आपकी प्रारंभिक शिक्षा रहेगी, एंड उसके बाद फिर आपकी 3 वर्ष मिडिल शिक्षा रहेगी, फिर 4 वर्ष आपकी माध्यमिक शिक्षा चलेगी। और इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, उसकी स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एनईपी 2020 में आपका जो बोर्ड कक्षा 10 का होता था, क्लास 10 का जो बोर्ड था, उसकी भी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब कक्षा 10 का बोर्ड नहीं होगा, अब छात्र को सिर्फ 12वीं जो कक्षा है उसी का बोर्ड एग्जाम देना होगा। ग्रेजुएशन की जो डिग्री रहेगी वो 3 वर्ष और 4 वर्ष कर दी गई है। वहीं पे आपका जो एमफिल होता था, एमफिल की भी अनिवार्यता यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। और बाकी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन आपका यही रहेगा, 5+3+3+4 ये जो है नया ढांचा है आपका एनईपी 2020 के तहत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, भाषा की पाठचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? भाषा की पाठचर्या का उद्देश्य क्या है? देखिए, पाठचर्या का उद्देश्य, पहले तो हम ये समझते हैं कि पाठचर्या क्या है। पाठचर्या जो है हमारा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कौन कौन? पाठ्य प्लस चर्या, जहां पे आपका पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। तो इस प्रकार से पाठचर्या का अर्थ क्या हुआ? पढ़ने योग्य, यानी कि सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य। तो विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना ही पाठचर्या कहलाता है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शिक्षार्थी जो है वो विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते हैं और फिर उनका प्रयोग करते हैं। यही तो है विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? किसकी नहीं की गई है? विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, या फिर विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, विषय सामग्री को सिर्फ पहचान लेना,
भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो इसमें आपको विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना ये पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत इसकी नहीं की गई है। भाई विषय सामग्री को पढ़ते समय आप अनुमान लगा सकते हैं, विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आप सीखते हैं और सीख सकते भी हैं। भाषिक सामग्री और शब्दों के अर्थ को भी आप गढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, ये क्या बात हुई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मीना किसी विषय सामग्री में या बातचीत करते समय सामना शब्द पहचानती है। जो सामना शब्द है ये पहचान लेती है कि हाँ ये सामना लिखा है, किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। हमसे जो है कहा नहीं जाता कि ये मान लीजिए एक शब्द दे दिया गया, अब इसका वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। तो जो हमें आते हैं उनका तो हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, जो नहीं आते हैं उनका हम वाक्य प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो वो जानती तो है कि ये सामना लिखा है, लेकिन अगर उससे ये कह दिया जाए कि आप इसका वाक्य प्रयोग कीजिए तो वो नहीं कर पाती है, वाक्य प्रयोग करने में वो असमर्थ है। तो आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे, ऐसी शब्दावली को निष्क्रिय शब्दावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसी शब्दावली को निष्क्रिय शब्दावली कहा जाता है जिसका बच्चा वाक्य प्रयोग नहीं कर सकता, उसको निष्क्रिय शब्दावली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि आप 3 ऑप्शन इसमें ऐसे दिए हैं जिनके माध्यम से आप व्याकरण बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप व्याकरण सीखने में जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है या जो व्याकरण सीखने के बारे में सही बात नहीं है। देखिए, व्याकरणिक इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में प्रयोग करना। जो भी व्याकरण है, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको जब आप अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ और बेहतर हो जाती है। चाहे हम किसी प्रकार कुछ भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब हम उसको अपने जीवन से कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ सीधे हमारे अंदर उतर जाती है ना, फिर हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो ये तो बात ठीक है। संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना, यानी कि आप उसके कई तरीके खोज सकते हैं, उसके कई रूप खोज सकते हैं, बात ये भी ठीक है। भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना, भाषा के जो भी नियम है उनमें निपुणता के माध्यम से, ये बात आपकी गलत है। संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना, आप अनेक रूप जो है उसके प्रयोग कर सकते हैं, भाषा को कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बात ये भी सही है। ऑप्शन ए बी डी जो है आपके राइट है, ये तो व्याकरण सीखने के बारे में सत्य है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है उत्पादक शब्दावली क्या है। उत्पादक शब्दावली, देखिए उत्पादक शब्दावली वह शब्दावली होती है, वे शब्द जिन्हें हम बोलने और लिखने में प्रयोग करते हैं वो हमारी उत्पादक शब्दावली कहलाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारे भाषा के अगर आपसे पूछ ले कितने कौशल होते हैं, तो भाषा के हमारे 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? एक भाषा का जो पहला कौशल है आपका, पहला कौशल आपका कहलाता है रीडिंग, ठीक है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, तीसरा है आपका स्पीकिंग यानी कि बोलना, और चौथा है आपका लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, यानी कि रीडिंग पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो वे शब्द जिन्हें हम बोलने और लिखने में प्रयोग करते हैं उत्पादक शब्दावली कहलाती है। भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? सीधा सा आंसर इसका ये है कि भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आपकी 3 भाषाएं आती हैं डिफरेंट। कितनी भाषाएं आती हैं? 3 भाषाएं आती हैं, जिसमें जबकि पहली भाषा होगी वो जो है कि मातृभाषा या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा हो या जो भी आपकी मातृभाषा हो वो इसमें पहली भाषा होगी। दूसरी भाषा आपकी हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। तीसरी भाषा आपकी या तो अंग्रेजी होगी या फिर कोई अन्य भाषा हो सकती है। तो इस प्रकार से 3 भाषाओं का समावेश है, जो कि आधुनिक या यूं कहें कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है पैटर्न को समझने के लिए, किसी भी पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है, एक मेथड है, एक तरीका है, जिसे डैश के द्वारा बढ़ावा मिलता है। किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है इसको? संप्रेषणीय भाषा शिक्षण के माध्यम से, श्रव्य भाषावाद के माध्यम से,
पूर्व शारीरिक प्रतिक्रिया के माध्यम से या फिर रचनावादी भाषा शिक्षण के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आपका जो पैटर्न है उसको समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे श्रव्य भाषावाद के द्वारा बढ़ावा मिलता है। श्रव्य भाषावाद है क्या? श्रव्य भाषावाद का मतलब होता है सुनने की प्रक्रिया, यानी कि आपका टीचिंग लर्निंग में या यूं कहें कि शिक्षण अधिगम के समय पैटर्न को समझने के लिए छात्रों का पूरा ध्यान सुनने पर ही रहता है। इसलिए जो श्रव्य भाषावाद है इसके द्वारा पैटर्न को समझने के लिए इसके श्रव्य भाषावाद के माध्यम से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाता है। एक टीचर है वो स्टूडेंट्स के द्वारा उनके बोलने और लेखन में की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करती है, यानी कि पहले जो है जो टीचर है वो बच्चों की गलतियों को, बोलने में क्या गलती कर रहे हैं, लिखने में क्या गलती कर रहे हैं, उनको वो ऑब्जर्व करती है। ठीक है, उनको ध्यान से देखती है या यूं कहें कि एक पर्चे पर लिख लेती है। बाद में वो अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना बाद में वो पूरी क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड के सामने जो है कि टीचर खड़े होकर के और बच्चों का नाम लिए बिना जो भी गलतियां उन्होंने बच्चों की लिखी हैं उन सभी गलतियों पर वो बात करती हैं कि देखिए आप लोगों ने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, है ना। नाम किसी का नहीं लेती हैं, बस समझा रहे हैं कि आपने देखो यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की, है ना, और अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना चाहिए था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था। ये जो प्रक्रिया है ना इसको फीडबैक कहते हैं, इसको प्रतिपुष्टि कहते हैं, इसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जब टीचर या किसी विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में छात्र छात्राओं को उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है उसकी जानकारी देती है या देता है और फिर उनका मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो वे किस तरह इसमें सुधार कर सकते हैं ये सब बताना फीडबैक कहलाता है ना। आपकी गलतियों को बताना और ये बताना कि आप उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, यही तो फीडबैक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अर्थ के लिए अनुमान है, अर्थ के लिए अनुमान है, ये क्या है? तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, ये अर्थ के लिए अनुमान है। क्या अंतर्निहित है, क्या समाहित है और क्या समझा गया, इसे समझना अर्थ के लिए अनुमान है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्या अंतर्निहित है, क्या समाहित है, क्या समझा गया है, इस प्रक्रिया को समझना ही आपका अर्थ के लिए अनुमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग और सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन को क्या कहते हैं? तैयार किए गए आकलन को अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। किस रूप में अनुमोदित करती है? तो यह आपका त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, यानी कि त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप, त्रिभाषा सूत्र जो है उसको एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है। इसमें आपका मातृभाषा में कोई प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा हो सकती है, दूसरी मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा शास्त्रीय भाषा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें आपका अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा आती है। और तीसरा जो ऑप्शन आपका होता है उसमें ऐसे क्षेत्र जहां जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोल सकते या हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए कोई भी अन्य भाषा हो सकती है। ठीक है, भारतीय भाषा। तो इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17, ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची भाग 17 और अनुच्छेद आपका 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। भाग देखिए आपकी 8वीं अनुसूची भाग 17 जिसमें आपका 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद जो है वो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन ओवर हियर। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, यानी कि लिखने में प्रयोग करते हैं और जो है कि लिख करके बोल करके जो हम अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं उस कौशल को उत्पादक कौशल कहा जाता है। ठीक है, लिख करके और बोल करके जो शब्द हम प्रकट करते हैं उसे ही उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्षेत्रीय बोली है क्षेत्र की भाषा की वाक्य विशेषताएं।
देश अथवा राज्य की भाषा, क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा या क्षेत्र की लिखित भाषा और साहित्य क्षेत्रीय बोली है। क्षेत्रीय बोली का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय बोली कहते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में कोई और भाषा बोली जाती हो और 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर कोई दूसरी भाषा का यूज हो रहा हो, फिर 10 से 15 किलोमीटर पर दूसरी भाषा बोली जा रही है, तो ये होती है क्षेत्रीय बोली, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। इसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। तो क्षेत्र की भाषा की वाक्य विशेषताएं, बोलने की जो विशेषताएं हैं, उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? संकेत भाषा के बारे में देखिए, संकेत भाषा जो है वह आपकी प्राकृत भाषा है। ओके, और संकेत भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न में संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप में सांकेतिक पैटर्न या हस्तचालित या यूं कहें कि मतलब हाथों को हिला करके दूसरे एक्शन करके जो समझाया जाता है, उसे संकेत भाषा कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में, प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। द्वितीय भाषा, भाई जब आपने देखिए, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि प्रथम भाषा क्या है, द्वितीय भाषा क्या है। पहली भाषा या प्रथम भाषा वो भाषा होती है जो व्यक्ति पहले सीखता है। दूसरी भाषा वो है जो बाद में सीखी जाती है। तो यहाँ पे दूसरी भाषा आपको प्रथम भाषा के सीखने में कैसे हस्तक्षेप करेगी? पहले तो आपने पहले वाली सीख ही ली, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है, ये तो बात ठीक लग रही है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ऐसा भी नहीं है। एक समय में अनेक भाषाएं संभव नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। राइट वन ऑप्शन ये है कि जो आपने भाषा पहले सीख ली, अब दूसरी भाषा को सीखने में पहले सीखी हुई जो भाषा है वो आपको हेल्प करेगी, है ना। तो वो आपको भाषा के व्याकरण से, उसके अनुवाद के द्वारा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प मिलती है उससे। क्वेश्चन कहता है, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को डैश के रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर।